हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योद्धा करियर पॉइंट। तो आज के हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि हीट और वेव से किस तरीके से इस बार प्रीवियस ईयर में एयरफोर्स, नेवी और एनडीए में क्वेश्चन आए हैं। तो और इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन हम एयरफोर्स, नेवी, एनडीए के लिए हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो इस बार एनटीपीसी में आए हुए थे। ठीक है, तो पहले का जो क्वेश्चन है 8 से 10, टोटल इसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे आउट ऑफ 20। इसमें से पहले जो क्वेश्चन आपका रहेगा ऊष्मा का, वेव का रहेगा यानी तरंग का, और उसके बाद 10 के बाद जो क्वेश्चन आपका रहेगा वो हीट का रहेगा, ऊष्मा का। ठीक है, तो ये आपके कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिएगा आपका पहला क्वेश्चन हमने लिया है, 2-3 क्वेश्चन हमने लिख लिया है पहले से ही, टाइम ना वेस्ट करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपका है, संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां पर वायुदाब, देखिए कह रहे हैं संपीड़नों का निर्माण, देखिए संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां पर वायुदाब, अब बताइएगा, पहला ऑप्शन है कम, दूसरा ऑप्शन है ज़्यादा, तीसरा ऑप्शन है शून्य, चौथा ऑप्शन है उच्च। तो आप लोग सोचिएगा और जल्दी से कमेंट में दीजिएगा इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा, संपीड़न का जो निर्माण होता है वो उस स्थान पर होता है जहां पर वायुदाब जो है आपका हाइट होता है। ठीक, हाई टेम्परेचर हो वहां पर आपका जो है ये उच्च दाब ज़्यादा होता है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आया? ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है, देखिएगा, विरलीकरण होता है जहां पर वायु का दबाव, वही सेम क्वेश्चन, बस इसमें संपीड़न था, इसमें विरलन था। ठीक है, तो विरलीकरण उस स्थान पर होता है, विरलीकरण ये केमिस्ट्री से शब्द लिए गए हैं, संपीड़न और विरलन। ठीक, तो विरलीकरण उस स्थान पर होता है जहां पर वायु का दाब वहां पे उच्च था, यहाँ पे विरलीकरण में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा कम, इसमें आपका ए ऑप्शन सही है। ठीक, अगला है, किस सतह, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, किस सतह की तरंगों में कंपन तरंग के चलने की दिशा के समांतर है। ये आपका वेव तरंग, ठीक है, नेचर ऑफ वेव से लिया गया है, ये 12 से लिया गया है क्वेश्चन आपका। ये बताइएगा किस सतह की तरंगों में कंपन तरंग संचरण की दिशा के समांतर होता है। तो किसमें होता है, इसमें देखिएगा आपका अगला पहला ऑप्शन है अनुप्रस्थ, दूसरा है अनुदैर्ध्य और तीसरा है सतही, और इसमें से कोई नहीं। तो बताइएगा, आप लोग कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य। ठीक है, अनुदैर्ध्य, जब आपका अनुदैर्ध्य दिशा में कोई पार्टिकल चलता है तो उस समय जो आपका वेव होता है वो समानांतर होता है। ठीक है, जिसे आप लोग पैरेलल बोलेंगे। ठीक, समांतर दिशा में होगा। और यही से एक क्वेश्चन और भी बन जाता है कि किस सतह पर तरंगों के जो कंपन है तरंग के चलने की दिशा के परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत होगा। तो लंबवत दिशा में आपका जो हो जाएगा वो वहां पे अनुप्रस्थ हो जाता है, तब उसके अकॉर्डिंग आपका ए ऑप्शन करेक्ट माना जाए। ठीक है, तो ये रहा आपका 3 क्वेश्चन। अब अगला हम क्वेश्चन नोट करेंगे, हमने क्वेश्चन को पहले से ही सिलेक्ट करके रख लिया है, तो चलिए नोट करते हैं हम। चौथा क्वेश्चन आपका देखिएगा, चौथा क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है, चौथा क्वेश्चन उन्होंने कहा है, चौथा क्वेश्चन हमने लिखा है आपका, अनुदैर्ध्य तरंगों में कण संचरण की दिशा के होता है अनुदैर्ध्य। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, अनुदैर्ध्य तरंगों में कण जो होता है तरंग संचरण की, वही क्वेश्चन है, घुमाया गया है, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है, दिशा के लंबवत होता है। तो ये क्वेश्चन आपका इस बार एयरफोर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, एयरफोर्स। ठीक है, ये एयरफोर्स का क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा। और इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है समांतर, और दूसरा ऑप्शन है आपका लंबवत, दूसरा ऑप्शन है लंबवत, और तीसरा ऑप्शन आपका है आयताकार,
और चौथा ऑप्शन आपका रहेगा सर्किल यानी कि वृत्ताकार, ठीक है, वृत्तनुमा, ठीक है, ये आपका चौथा ऑप्शन है। तो अब आप बताइएगा इसमें से कौन सा आंसर राइट माना जाएगा। तो अभी ही हमने शुरुआत में तीसरा क्वेश्चन बताया है, इसका उल्टा था। हमने क्या कहा कि समानांतर दिशा में जो कण चलता है वो अनुदैर्ध्य हो गया है, और इसमें ही उसी का उल्टा पूछा, क्या अनुदैर्ध्य तरंग का कण तरंग संचरण की दिशा के किस, जब अनुदैर्ध्य तरंगे आपकी जो चलेगी तो उस वेव जो है किस दिशा में होगा, वो समांतर होगा, ठीक। इसमें का आपका राइट आंसर ए वाला होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है आपका। 5 नंबर हमने लिया है कि यदि तरंग की आवृत्ति बढ़ती है, तरंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी, तब क्या होगा। देखिएगा दिया है, यदि तरंग की आवृत्ति, ठीक है, तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो वेवलेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि तरंग दैर्ध्य पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। यदि तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इन्होंने पहला ऑप्शन दिया है आपसे ये। हाँ, ये क्वेश्चन इस बार एनडीए में पूछा गया था। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। यदि तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो तरंग दैर्ध्य, ये तरंग की फ्रीक्वेंसी आपकी इंक्रीज कर दी जाए तो वेवलेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इन्होंने पहला ऑप्शन दे दिया था, इन्होंने क्या होगा, पहला ऑप्शन दिया था इन्होंने घटती है, बढ़ती है, समान रहती है, इसमें से कोई नहीं, ठीक है। पहला है घटती है, दूसरा बढ़ती है, तीसरा समान रहती है, और चौथा नन ऑफ दीज, नन, यानी कि इसमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बताइएगा पहला ऑप्शन। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा घटती है। कैसे घटती है, देखिए यहाँ पे फार्मूला क्या होता है वेव का, v इक्वल टू आपका होता है एन लैम्डा, v इक्वल टू एन, v क्या है आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और n क्या है फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा क्या है आपका वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य, ठीक। तो यहाँ से इन्होंने किसमें पूछा रिलेशन, आवृत्ति में और तरंग दैर्ध्य। ये है आवृत्ति, ये है तरंग दैर्ध्य, तो इन दोनों में हम रिलेशन निकालेंगे क्या, एन लैम्डा इक्वल टू, अगर हम मान लेते हैं कांस्टेंट, एन लैम्डा आपका कांस्टेंट होता है तो एन आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/लैम्डा के, ठीक है। यदि आपका लैम्डा बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, ठीक है, और यदि फ्रीक्वेंसी आपकी यानी कि आवृत्ति बढ़ेगी तो लैम्डा घट जाएगा। तो यही तो पूछा गया है, यहाँ पे कहा है तरंग की आवृत्ति बढ़ेगी, तो देखिए तरंग की आवृत्ति बढ़ रही है तो फिर इसमें वेवलेंथ में क्या इफेक्ट होगा, वेवलेंथ ऑब्वियसली घट जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये रहा आपका 5वां नंबर क्वेश्चन। और 6वां क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए आपका देखिएगा 6वां नंबर क्वेश्चन है। ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं और इस बार यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन फिर भी पूछ लिया जाएगा, ठीक है। 6वां क्वेश्चन आपका है, निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है, ठीक है। तरंग की विशेषता कौन सी नहीं है, 6वां क्वेश्चन है, तरंग की विशेषता नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है, देखिए आवृत्ति और दूसरा है तरंग दैर्ध्य और तीसरा ऑप्शन है आपका वेलोसिटी, वेग, और चौथा है आपका मीडियम, माध्यम, ठीक है। ये आपका ऑप्शन है, ठीक है। तो अब आप बताइएगा इसमें से तरंग की विशेषता कौन सी नहीं है पूछा है। तो अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया, देखिएगा v इक्वल टू एन लैम्डा। b क्या है,
वेलोसिटी ऑफ है, वेलोसिटी वेग है, किसका है, लाइट का, प्रकाश का वेग है। तो देखिए बी तो है, क्या है, बी तो विशेषता है, ठीक है, तरंग की। और एन क्या है, फ्रीक्वेंसी, एन भी है, लैम्डा भी है, क्या है, इसका राइट आंसर होगा माध्यम। जो माध्यम है वो तरंग की विशेषता नहीं है, तो है किसकी माध्यम की विशेषता, तो माध्यम ये आपकी जानते हैं किसकी विशेषता है, माध्यम होता है साउंड का। माध्यम किसकी विशेषता होती है, साउंड की, ध्वनि की, क्योंकि ध्वनि के चलने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है, तो वो वहां से लिया गया है ध्वनि से, तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग जो है आंसर आपका सही होगा माध्यम, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है विशेषता नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन, किस रंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है। ठीक, किसकी तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है, किस रंग की तरंग दैर्ध्य मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है। तो पहला ऑप्शन है आपका लाल, दूसरा है बैगनी, और तीसरा है आपका नीला, और चौथा है आपका नारंगी। बताइएगा, तो इसमें कौन सा होगा, किस रंग की तरंगदैर्घ्य मैक्सिमम होती है, बताइए किस किस कलर की आपकी तरंगदैर्घ्य, मतलब वो होती है आपकी बैगनी कलर की, ठीक है, और बैगनी कलर की तरंगदैर्घ्य मैक्सिमम होती है, और वेलोसिटी यानी चाल जो होती है आपकी स्पीड, वो सबसे ज़्यादा लाल की होती है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ में आंसर आपका किसका हो जाएगा, बैगनी। बैगनी की जो वेवलेंथ होती है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। और यहाँ पे रेड है, तो रेड क्या होती है, रेड की स्पीड सबसे अधिक होती है। तो इसके अकॉर्डिंग, प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका आंसर बैगनी सही होगा, ठीक है, ये ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन आपका कहा गया है, निम्न में से कौन सा एक सतहीय घटना है, ठीक है, सतहीय घटना जो सतह पे होती है, पृष्ठ पे, निम्न में कौन सतहीय घटना है। और इन्होंने ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन आपका है उबलना, पिघलना, वाष्पीकरण और जमना। उबलना, पिघलना, वाष्पीकरण और चौथा इन्होंने कहा जमना। बताइएगा इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, निम्न में से कौन सा सतहीय घटना है। तो इसमें क्या है, वाष्प जो है सतहीय घटना है। जैसे कि कोई अगर पार्टिकल आपका धरती पर गिरा हुआ है, यदि उसमें जो है पानी अगर पड़ जा रहा है तो वाष्प के रूप में पृष्ठ के द्वारा चलता है, ठीक है। उबलना तो एक अलग चीज है, जो वाष्पन जो है आपका भाप के द्वारा ऊपर उड़ता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वाष्पीकरण। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर आपका कह रहा है, ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति निम्न में होती है। ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति होती है। ब्रह्मांड की एंट्रोपी प्रवृत्ति होती है। और पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है क्या, पहला ऑप्शन दिया है अधिकतम, दूसरा शून्य, तीसरा कम, और चौथा कोई नहीं, नन, यानी कोई नहीं। तो ब्रह्मांड की एंट्रोपी प्रवृत्ति होती है, तो क्या होती है, अधिकतम होती है। जैसे एंट्रोपी का मतलब होता है जो धूल धुआं कण होते हैं ब्रह्मांड में, वो किस तरीके से मोशन अधिकतम यानी गर्माहट का अनुभव कहाँ पे मैक्सिमम करें, तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक करेंगे, ठीक है। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन आपका है। 10 नंबर क्वेश्चन होता है,
अब यहां से आपका हीट स्टार्ट होता है, ठीक है, 10 नंबर से। निम्न जिसमें ताप नियत रहता है, ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, उसे किस नाम से जाना जाता है? जिसमें टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होता है, देखिए जिसमें ताप नियत रहता है उसे जाना जाता है, मतलब किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। बताइएगा कमेंट में इसका आंसर, कि जिसमें ताप नियत रहता है, यानी कि आपका टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो एज नोन एज बेल, यानी उसको किस नाम से हम जानेंगे? तो पहला क्वेश्चन ऑप्शन है आपका, देखिए समदाबी प्रक्रम, समदाबी, और दूसरा है आपका समआयतनिक, और तीसरा है आपका रुद्रोष्म, और चौथा है आपका समदेशिक, ठीक है। तो बताइएगा इसमें जिसमें ताप नियत रहता है उसे किस नाम से जाना जाता है, ठीक, बताइए। तो देखिएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जिसमें टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है समआयतनिक प्रक्रम में, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है आपका पहला समदाबी, तो समदाबी प्रक्रम में आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है, दाब, ठीक है। और रुद्रोष्म प्रक्रम में आपका ऊष्मा कांस्टेंट होती है, ठीक, ऊष्मा जिसे कि हीट बोलेंगे, तो इसमें ऊष्मा, और ये फालतू में ऑप्शन दिया है समदेशिक, इसका कोई मतलब नहीं है, पता नहीं कहाँ से दे दिया गया था। और इसमें रुद्रोष्म है, इसमें ऊष्मा कांस्टेंट होती है, ठीक है। हाँ, ये आपका रहा 10 नंबर क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन आपका है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है आपसे कि समदाब आयतन का गुणनफल, हाँ ये देखिएगा, दाब आयतन का गुणनफल, दाब यानी कि प्रेशर और आयतन, आयतन, ये 11 नंबर है, आयतन का गुणन, आयतन का गुणन व आंतरिक ऊर्जा का योग, आंतरिक ऊर्जा का योग, आंतरिक ऊर्जा का योग क्या कहता है, किसे क्या कहलाता है, यही बताना है। बताइए क्या कहलाता है भाई? आंतरिक ऊर्जा का योग कहलाता है। तो पहला ऑप्शन इन्होंने दे दिया है कि पहला ऑप्शन दिया गया है किया गया कार्य, वर्क डन, और दूसरा है आपका एंट्रोपी, और तीसरा ऑप्शन होता है एंथैल्पी, और चौथा ऑप्शन उन्होंने दे दिया है नन, यानी कि चौथा कोई नहीं, ये बताना है। तो बताइए, दाब और आयतन का आपका मल्टीपल होना चाहिए और उसमें ऐड किया जा रहा है क्या, एनर्जी को ऐड कर दिया जाता है, तो वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है एंथैल्पी। एंथैल्पी का फार्मूला होता है H = PV प्लस का डेल्टा U। U क्या है? इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, और PV का मल्टीपल होता है H जो है, यही को हम एंथैल्पी बोलते हैं, H को, ठीक है। एंथैल्पी आपका राइट आंसर होगा ये। तो अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन में लिया है आपसे कि उष्णता से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं, उष्णता यानी कि ऊष्मा, हीट, उष्णता से संबंधित शाखा कही जाती है, शाखा
कहलाती है। ये क्वेश्चन आपका हिंदी का इंग्लिश में कर दिया गया और बाकी कुछ है नहीं। पहला क्वेश्चन था आपका ऑप्टिक्स। देखिएगा ऑप्टिक्स तो वहां प्रकाश से लिया जाता है, ये उष्णता से क्या मतलब है इसका। पहला देखिए उष्णता है आपका ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स दिया गया है। ये इंग्लिश का हिंदी में जो है प्रोनाउंसिएशन किया गया है। और दूसरा आपका दिया गया है थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। और तीसरा है आपका रिलेक्टिविटी। और चौथा आपका रहेगा, इसमें से कोई नहीं था। तो उष्णता से संबंधित अभी तो हम बता रहे हैं ऊष्मा किसमें कांस्टेंट होती है, क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स की, मतलब कि ऊष्मागतिकी, जिसको हिंदी में बोलेंगे क्या ऊष्मागतिकी। तो उष्णता से संबंधित शाखा कहलाती है थर्मोडायनेमिक्स कहलाती है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स यही आपका राइट आंसर होगा, जिसमें जो है आपका ऊष्मा के से संबंधित जो है बातें कही जाती हैं वो आपका थर्मोडायनेमिक्स इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं आपका ऊष्मागतिकी। ठीक, आपका अगला क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस संरक्षण पर कार्य करता है। ठीक है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम बताइएगा। 13 नंबर ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आधारित है, प्रथम नियम आधारित है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आधारित है। आपका पहला ऑप्शन है ऊर्जा, और दूसरा ऑप्शन है आपका आवेश, और तीसरा ऑप्शन है आपका मास यानी कि द्रव्यमान, और चौथा ऑप्शन आपका है सर कोई नहीं। बताइएगा फट से। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम एनर्जी यानी कि ऊर्जा संरक्षण पे सिद्धांत पे कार्य करता है। देखिए वहां पे आपका एनर्जी कंजर्वेशन पे आधारित होता है। यहाँ पे देखिए डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा डब्ल्यू प्लस का डेल्टा यू। यहाँ पे आपका जो इंटरनल एनर्जी भी कार्य करती है और वर्क तो यहाँ है ही, इसलिए आपका पहला नियम यही होता है डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन पर आपका ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आधारित होता है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहे हैं कि ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है। ठीक है, एंट्रोपी ऊष्मागतिकी का 14 नंबर है। ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपी को डिनोट करता है, परिभाषित करता है, किसी भी तरीके से पूछते हैं परिभाषित करता है। इन्होंने पहला ऑप्शन दिया था शून्यांक, और दूसरा ऑप्शन दिया था इन्होंने प्रथम नियम पर, और तीसरा ऑप्शन था द्वितीय, और तीसरा हो गया, चौथा ऑप्शन आप था तृतीय नियम। ठीक है, तो तृतीय नियम इसमें देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है। तो यहां से ऑप्शन को काटना सीखिए। जो आपका शून्यांकी नियम होता है वो टेम्परेचर पर आधारित होता है, क्या ताप को परिभाषित करता है, ये ताप को परिभाषित करता है, तो ये तो गलत। और जो आपका ये प्रथम नियम होता है ये एनर्जी कंजर्वेशन पर ठीक है कार्य करता है, तो ये ऊर्जा हो जाएगा, ये भी नहीं रहेगा। और तृतीय नियम जो होता है ये परम शून्य ताप पर आधारित होता है, परम शून्य ताप। और आपका फिर बच्चा राइट आंसर ए, तो ए आपका राइट आंसर होगा परम शून्य ताप।
तो देखिएगा, जैसे पूछा था ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है, तो द्वितीय नियम आपको जो है एंट्रोपी को परिभाषित करता है। और शून्यांक नियम तो ताप पर आधारित है, प्रथम नियम एनर्जी पर है, और ये आपका तृतीय नियम है परम शून्य ताप पर आधारित है। ठीक है, तो ये रहा आपका 14 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहे हैं कि रुद्धोष प्रक्रम में स्थिर रहता है। देखिए वही अभी आ गया जो हमने अभी आपको ऑप्शन बताया था। आप इसका आंसर तुरंत कमेंट में दीजिए कि ऊष्मा किसमें, रुद्धोष्म प्रक्रम में, रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या कांस्टेंट होता है, क्या नियत होता है। ठीक है, क्या नियत होता है, स्थिर होता है, अचर होता है, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो क्या स्थिर होता है उस रुद्धोष प्रक्रम में, क्या नियत होता है। तो पहला ऑप्शन था आपका ताप, पहला ऑप्शन है आपका दाब, और दूसरा ऑप्शन है आपका ताप, और तीसरा ऑप्शन इन्होंने दिया है ऊष्मा, और चौथा ऑप्शन इन्होंने दिया है आपका इसमें से कोई नहीं, नन, यानी नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ। तो आप बताइए रुद्धोष प्रक्रम में क्या नियत होता है। अभी तो हमने बताया आपको ऊष्मा जो है कांस्टेंट होती है, ना तो ऊष्मा लिया जा सकता है ना तो ऊष्मा दी जा सकती है। इसमें जो है रुद्धोष प्रक्रम में जो आपका ऊष्मा होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि सीपी व सीबी किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, बराबर होता है। तो पहला ऑप्शन है आपका आर के, दूसरा ऑप्शन है टी के, तीसरा ऑप्शन है आपका जे के, और चौथा ऑप्शन है आपका जी के। बताइएगा कौन सा ऑप्शन इस पे आता है। तो सीपी, ठीक है, नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा और नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा और नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा आपको जो आर के इक्वल टू होता है, यही आपका मेयर का सूत्र होता है। सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर, ये आपका मेयर का सूत्र होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं मेयर लॉ। ठीक, मेयर का सूत्र है आपका जो आर के इक्वल टू होता है। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर है। देखिएगा, बहुअणुक के लिए स्वतंत्र कोटियां होती हैं। बहुअणुक के लिए स्वतंत्र कोटियां, क्या है आपका, स्वतंत्र कोटि होती है। बताइएगा जल्दी से बताइए कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 6, और चौथा ऑप्शन है 8। बताइएगा। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा 6। ठीक है, तो बहुअणुक के लिए 6 होता है, और एक अणुक के लिए, प्रथम के लिए 3 होता है, और द्विअणुक के लिए 5 होता है। ठीक है।